हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ है कि नहीं है, मस्त है कि नहीं है? सभी प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर फिजिक्स का चैप्टर 4 का ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमने करा रखा है, पार्ट 1 हमने करा रखा है। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी टॉपिक आए तो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और प्यारे बच्चों, सुबह सुबह सभी प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त साथी है जो सोए हुए हैं, फटाफट से उनको जगा दीजिए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको हम पहले बता देते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी पढ़े हैं ना, उसका प्यारे बच्चों एक नजर डालेंगे रिकेप में, वो भी फटाफट अंदाज में। ठीक है, एक नजर डालेंगे रिकेप में, वो भी फटाफट अंदाज में। तो चलिए प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके क्या कीजिए, ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से पता है कि हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। उसके बाद से यहाँ पे याद रखिएगा कि 499 में आपको क्या मिलने वाला है प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए। और प्यारे बच्चों, लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे संपर्क कीजिए 6299248935। आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। फटाफट से ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स ले लीजिए, जो एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछता है। 100% सब्जेक्टिव तो 100% लड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी लड़ेगा, तो फटाफट से प्यारे बच्चों ले लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दिए कि टॉपर बैच क्या है। तो पीडीएफ नोट्स वाला कितना का है, 499 का। और याद रखना है प्यारे बच्चों, 199 में क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। क्या टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इसमें टेस्ट है। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों ये टेस्ट सीरीज ले लीजिए। कितना में, तो मात्र 199 में, और ये लिमिट टाइम के लिए ऑफर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी 629924, देखिए 6299248935, आप इस पे फटाफट से संपर्क करके ये टेस्ट सीरीज, या 499 में चाहते हैं कि आप पीडीएफ नोट्स पूरा ले ले, तो जल्दी से जल्दी आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 4 का नाम क्या है, तो गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम इसको शुरू किए थे, तो सबसे पहले बताए थे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। चलिए रिकेप में हम आपको फटाफट अंदाज में जल्दी जल्दी बताते हुए चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे बाबू, कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसपे क्या हो, किसी अन्य चुंबक का लाने पे या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या, नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से कहां पे जाती है, तो दक्षिण ध्रुव पे मिलती है। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता रखा था। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, ये भी हमने बता रखा था। तो प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको हमने पढ़ा रखा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पिछले वीडियो में करा रखा है। तो इतना बस याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पे याद रखना है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर कोई अन्य चुंबकीय पदार्थ लाने पे, यानी और मतलब कोई और अन्य चुंबक लाने पे क्या करे, वो या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, वो क्या कहलाता है, उसी क्षेत्र को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिस दायरा के अंदर कोई भी और चुंबक लाने में या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, तो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। जिसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि न्यूटन होता है, प्रति क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिए, हमने प्यारे बच्चों आगे क्या पढ़ा था कि लॉरेंज बल क्या होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे देखिए लॉरेंज बल क्या होता है। तो जब कोई आवेशित कण, याद रखना है कि जब कोई, ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसमें क्या है, ये याद रखिएगा कि ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। रुक जाइए, हम आपको फिर से समझाते हैं। ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि लॉरेंज बल क्या है,
या प्यारे बच्चों पूछे कि विद्युत चुंबकीय बल क्या है, तो लॉरेंज बल क्या होता है। तो सिंपल सा आपको डेफिनेशन याद रखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, आवेशित कण का मतलब क्या, मान लीजिए कि ये कोई आवेशित कण है यानी प्लस क्यू आवेश है, जब कोई आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस कण पे क्या करता है, एक बल कार्य करता है, इस कण पे एक बल कार्य करता है, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दीजिए। यहाँ पे लॉरेंज बल पूछेगा, एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखिएगा कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो जब कोई, यहाँ पे याद रखना है कि आवेशित कण ये चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है ना, तो इस कण पे को कार्यकाली बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और प्यारे बच्चों लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल को किससे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। और लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू भी बी क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा होता है। इस फॉर्मूला को हमने पिछले वीडियो में प्रूफ भी किया था, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों फटाफट से देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने फॉर्मूला को सिद्ध भी किया था। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पे जितने भी बच्चे 499 वाला कोर्स लिए हैं उनको मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए, 62 99 24 89 35। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके फटाफट से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉरेंज बल पता चल गया। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या होगा। मान लीजिए क्या है, ये हमारा चुंबकीय, जितना भी सीधा लाइन है ना, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक चालक को रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चालक को रख रहे हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस पे कार्यकाली बल क्या होगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, अब इसमें क्या, किसी भी आवेश को प्यारे बच्चों गति कराएंगे तो वो क्या करेगा, वो भी वेग से गति करेगा, है ना, भी वेग से गति करेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमने एक फॉर्मूला बताया था कि प्यारे बच्चों एफ इक्वल टू क्या होता है। तो एफ इक्वल टू हमने क्या बतलाया था प्यारे बच्चों, तो भी क्रॉस बी बतलाया था, वेक्टर भी गुणे यहाँ पे हमने बताया था प्यारे बच्चों बी। ये आप पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं, और आप लोग नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है क्यू रहेगा, क्यू इंटू होता है, सॉरी क्यू इंटू होता है प्यारे बच्चों क्या, भी गुणे बी। तो प्यारे बच्चों क्यू का मतलब क्या है, इसमें प्यारे बच्चों क्यू यहाँ पे आवेश जा रहा है, तो किसके थ्रू जाएगा, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो आवेश भी क्या होता है, यानी प्यारे बच्चों आवेश गति करता है कब, तो विद्युत धारा के रूप में गति करता है। आवेश किस मतलब आवेश किसके थ्रू गति करता है, तो विद्युत धारा के रूप में गति करता है। तो यहाँ पे हम Q को हम क्या लिख सकते हैं, विद्युत धारा यानी I लिख सकते हैं। और V का मतलब क्या, यहाँ पे मान लीजिए कि इसका यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे याद रखना है कि प्यारे बच्चों इसका वेग होगा ना, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि भी जो होता है ना प्यारे बच्चों, इसके क्या करता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी जो प्यारे बच्चों लंबाई होती है ना, तो इस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, L लिखेंगे, और प्यारे बच्चों B है तो B लिखेंगे। तो यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, इस पे लगने वाला ये बल होता है। तो यहाँ पे क्या निकल गया, F इक्वल टू क्या, I इंटू L गुणे B। और नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला पार्ट 1 में हम समझा चुके हैं ना, उसमें देखिएगा पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई चालक को हम गति कराते हैं तो क्या होता है, इस पे बल क्या होगा। तो मान लीजिए कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर बी से सूचित करते हैं। अब इसमें किसी चालक को हम भी वेग से गति कराएंगे, तो प्यारे बच्चों इसके लिए एक सूत्र होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वेक्टर बी गुणे बी, जिसको आपको याद कर लेना है। तो एफ है तो एफ, यहाँ पे देख लीजिए कि आवेश हमारा जब रुका हुआ था तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, और जब आवेश चलने लगा तो किसके रूप में चलने लगा, जब विद्युत धारा हमने स्टार्ट किया तो विद्युत धारा के रूप में आवेश हमारा क्या करने लगा, गति करने लगा। आवेश कब चलता है, तो विद्युत धारा के रूप में। तो याद रखना है कि इस आवेश को हम I लिख सकते हैं, विद्युत धारा लिख सकते हैं, और भी का यानी इसका प्यारे बच्चों इसमें कितनी लंबाई है, यानी इसका माने वेग का मतलब क्या, यानी कहने का मतलब इसमें कितना लंबाई पे ये निर्भर करना है, जितना लंबाई होगा उतना वेग होगा। तो प्यारे बच्चों हम वेग को L लिख सकते हैं, और प्यारे बच्चों इनटू में B ले सकते हैं। ये हमारा हो गया। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकाली बल क्या होगा, तो हमने क्या निकला है, हमने क्या निकाला प्यारे बच्चों, हमने क्या निकाला, F इक्वल टू क्या, I इंटू यहाँ पे L गुणे B। तो यहाँ पे क्या निकाला हमने, यहाँ पे वेक्टर लगा दीजिएगा, ये भी सही होगा। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या निकाला, I इंटू L गुणे B। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा हो जाएगा B वाला ऑप्शन सही। अगर डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ा चुके हैं, पिछला यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये रिकेप में बता रहे हैं। अब देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या है प्यारे बच्चों, जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो चालक के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे
ये कोई चालक है तो इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बस यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि हम आपको पूरा फुल डिटेल में समझा चुके हैं, 100% समझा चुके हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो को जाके, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। और हम इसके फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम सिद्ध भी किए थे। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखिएगा डेल्टा बी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आई डेल्टा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे याद रखना है म्यू बटा, यहाँ पे याद रखना है कि म्यू नॉट बटा, यहाँ पे याद रखना है कि 4 होता है, और इनटू में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है, ये हम आपको सिद्ध भी कराए थे, आई डेल्टा, यहाँ पे याद रखिएगा सभी बच्चे, एल साइन थीटा, यहाँ पे याद रखिएगा एल साइन थीटा, और बटा में क्या होता है प्यारे बच्चों, आर स्क्वायर होता है। इसके फॉर्मूला को हमने सिद्ध भी किया था, इसके फॉर्मूला को हमने सिद्ध भी किया था कि चुंबकीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों क्या क्या होता है, कि जब किसी भी चालक तार में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, वैज्ञानिक जो बायो-सेवर्ट थे, चुंबकीय क्षेत्र पर किए गए प्रयोग के अध्ययन में बताया था कि किसी धारावाही चालक के जो अल्पांश लंबाई है, यानी जो डेल्टा एल है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की मान किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो प्यारा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र पे निर्भर करेगी, सारी चीजों पे निर्भर करेगी। इसको पूरा डिटेल में समझाएं, जाके वीडियो देख लीजिएगा, हम रिकैप में आपको बता दिए हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़िए कि एम्पीयर का परिपथ नियम क्या है। तो प्यारे बच्चों एम्पीयर का परिपथ नियम भी हम आपको समझा चुके हैं कि एम्पीयर का परिपथ नियम क्या है। तो हमने एम्पीयर का परिपथ नियम क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमने एम्पीयर का परिपथ नियम में क्या पढ़ा था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। एम्पीयर के परिपथ नियम में हमने पढ़ा था कि जब कोई चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हमने क्या पढ़ा था बाबू, ध्यान रखिएगा कि जब कोई चालक तार में, ये मान लीजिए कि चालक है, जब कोई चालक है तो इसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा। रुक जाइए, मिटा दे इसको, दूसरा पेन लेना पड़ेगा। अब देखिए, जब किसी चालक तार में प्यारे बच्चों ये विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो चालक तार के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, यहाँ पे मान लीजिए बिंदु क्या है, डीएल बिंदु है, और इस पे यहाँ पे इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके प्यारे बच्चों क्या होता है, पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है किसके, तो इसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के ये प्यारा बच्चों बराबर होता है। ये हमने पढ़ाया था। ये मान लेते हैं कि आर दूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है, ये सिरा ए है और ये सिरा क्या है, मान लीजिए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिरा नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे बनता है कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग बी से सूचित करते हैं ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या होती है, उसके यहाँ पे आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है किसके, तो उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के। यानी यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्या है, हमारा पृष्ठीय समाकलन है। ये आपको याद रखना है कि किसका पृष्ठीय समाकलन, तो यहाँ पे जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो बंद चुंबकीय क्षेत्र क्या है, हमारा डीएल है ना। उस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है प्यारे बच्चों, बी है, और उसका पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है किसके, तो प्यारे बच्चों उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना बराबर होता है। तो ये गुना लिखिए या मत लिखिए, हम आपको बस समझाने के लिए लिख दिए हैं। तो म्यू नॉट, और यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है। इस ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे कल ही सिद्ध किए थे। तो ये सारा का सारा क्लास हो चुका है, ये एकदम बिल्कुल आपको सिर्फ समझाया जा रहा है। बाकी डिटेल में करना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा इसका डेफिनेशन कैसे बनाइएगा। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, बिंदु क्या है, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन बराबर किसके होता है, तो उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के। यही है हमारा क्या, एम्पीयर का परिपथ नियम। समझिएगा फिर से एक बार कि यहाँ पे याद रखना कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, तो उत्पन्न ये क्या है, बंद चुंबकीय क्षेत्र है, इसके किसी बिंदु पे, बिंदु क्या है, डीएल,
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसका पृष्ठीय समाकलन यानी इसका क्या हो गया पृष्ठीय समाकलन बराबर होता है किसमें, तो उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। यही होता है प्यारे बच्चों क्या हमारा एम्पियर का परिपथ नियम, जो कि हमने यहां तक पढ़ा था। और आज हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों क्या, तो आज हमको पढ़ना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, दाएं हाथ का नियम क्या है, ए मीटर क्या होता है, ए मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, संट क्या है, संट के उपयोग क्या है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। तो देखिए बाबू सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, दाएं नहीं बाएं हाथ। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से क्या होता है कि अपने बाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि प्यारे बच्चों क्या हो, ये एक दूसरे पे लंब हो, यानी कहने का मतलब क्या है, एक दूसरे पे क्या हो 90 डिग्री का कोण बनाए। लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री का। यहाँ पे आपको सिंपल सा हमारी बातों पे ध्यान रखना है। फ्लेमिंग के अगर पूछ दे कि बाएं हाथ का नियम क्या है, जो कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन ये आता है, तो यहाँ पे लिखना है कि अपने बाएं हाथ के उंगलियों को, कौन कौन उंगली, तो अंगूठा, तर्जना और मध्यमा, ठीक है, इसका नाम होता है अंगूठा, तर्जना, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, ये पांचों उंगली का नाम है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग का नियम क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ के उंगलियों को यानी 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, यानी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पे क्या हो लंब हो, और ये जो अंगूठा हो ये किसकी बल की दिशा को दर्शाता हो, जबकि जो तर्जमा उंगलियां हो वो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता हो, और जो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मध्यम उंगलियां हो वो क्या करे धारा की दिशा दिखाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही कहते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए कितना आसान आपको बना दिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो सबसे पहले अपने बाएं हाथ खोलना है, 3 को ऐसे करना है, और आपको ऐसे डिफिनेशन बनाना है कि अपने यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि आपको उस डेफिनेशन में लिखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो अपने यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ऐसे लिखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने यहाँ देखिए बाएं हाथ के 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पे लंब हो, जिसमें अंगूठा क्या करे प्यारे बच्चों बल की दिशा को दिखलाए, और यहाँ पे जो तर्जमा उंगली है ये प्यारे बच्चों क्या करे, जो तर्जमा उंगली है प्यारे बच्चों ये क्या करे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाए, और ये जो हमारी प्यारे बच्चों मिडिल फिंगर है यानी प्यारे बच्चों मध्यमा उंगली है ये क्या करे धारा की दिशा को दिखलाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं कि देखिए कितना आसान बना दिए। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या करना है, अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है ताकि ये क्या करे प्यारे बच्चों एक दूसरे पे परस्पर क्या हो लंब हो, यानी ये क्या हो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाए, ये एक दूसरे पे क्या करे 90 डिग्री का कोण बनाए, जिसमें अंगूठा क्या करता हो बल की दिशा को दिखलाता हो, और प्यारे बच्चों जो तर्जना उंगली है वो क्या करे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाए, और जो प्यारे बच्चों मिडिल फिंगर है वो क्या करे धारा की दिशा को दिखलाए। यही हमारा क्या होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो क्लियर याद हो गया आपको कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। सिंपल सा बाएं हाथ करना है, 2 उंगली को मोड़ना है, लिखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा यानी उसके बाद से लिखना है कि इस प्रकार फैलाए कि एक तीनों क्या हो एक दूसरे पे लंब हो, यानी तीनों क्या करें 90 डिग्री का कोण बनाए, ऐसे फैलाना है। और उसके बाद से लिखना है जिसमें अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता हो, और प्यारे बच्चों तर्जना उंगली जो हो तर्जमा उंगली हो वो क्या करे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाए, और जो हमारा मध्यमा उंगली हो वो धारा की दिशा को इंगित करे यानी बतलाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए, यानी इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि ये तीनों क्या हो एक दूसरे पे क्या हो लंबवत हो, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए, जिसमें अंगूठा क्या करे, देखिए हम आपको यही ना बताए थे कि जिसमें अंगूठा क्या कर रहा है बल की दिशा को दिखला रहा है, ठीक है। उसके बाद से प्यारे बच्चों क्या कर रहा है जो तर्जनी उंगली है वो क्या कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र यानी वेक्टर बी की दिशा को दिखलाता हो, तथा मध्यमा उंगली क्या कर रहा है प्रवाहित विद्युत धारा जो है प्यारे बच्चों प्रवाहित जो विद्युत धारा है इसकी दिशा को ज्ञात करे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। एकदम 100% आपको याद हो गया कि नहीं बता दीजिए, याद हो गया होगा पक्का गारंटी है। अब देखिए आगे बढ़िए, अगला है कि फ्लेमिंग के अब दाएं हाथ का नियम क्या है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों इस उंगली को फैलाना है, क्या करना है अब इस उंगली को फैलाना है, याद रखिएगा। अब इसको क्या करना है सेम टू सेम आपको करना है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही से
दिखलाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब बाएं तो हो गया, बाएं तो हम लोग पढ़ लिए, अब क्या करना है, इस दाएं हाथ को उंगली को फैलाना है। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि यदि हम अपने दाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, यही होता है मध्य, यहाँ पे क्या होगा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है कि अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं। यानी यहाँ पे आपको लिखना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पे क्या हो प्यारे बच्चों, लंब हो, जिसमें अंगूठा क्या करता हो प्यारे बच्चों, चालक की गति की ओर इंगित करता है। इसमें देखिए, जो यहाँ पे याद रखने की मोशन का मतलब क्या होता है, गति। यहाँ पे याद रखिएगा, मोशन का मतलब क्या हो गया, गति हो गया, समझिएगा। बाएं हाथ में ये बल की दिशा को दिखलाता था, बाएं हाथ में बल की दिशा को दिखलाता था, लेकिन दाएं हाथ में क्या कर रहा है, ये मोशन यानी गति की दिशा को दिखलाता हो, और बी क्या करता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाता हो। यानी यहाँ पे अंगूठा, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता हो, और जो यहाँ पे आपको याद रखना कि मध्यमा उंगली हो वो विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो अंगूठा है वो क्या करेगा, सिर्फ प्यारे बच्चों गति यानी यहाँ पे मोशन की दिशा को दिखलाएगा, गति की दिशा को दिखलाएगा। तो बस इतना ही फर्क है कि जिसमें अंगूठा चालक की गति की दिशा दिखलाओ, यहाँ पे क्या करे, जिसमें अंगूठा क्या करे, चले यहाँ पे याद रखिएगा, जिसमें अंगूठा क्या करता हो, जिसमें आपको याद रखना है कि जिसमें अंगूठा जो है ना वो चालक की गति की ओर इंगित करता हो। यहाँ पे बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। बाकी तर्जना क्या, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें भी तर्जमा जो उंगलियां तो चुंबकीय क्षेत्र, और मिडिल फिंगर विद्युत धारा की दिशा। यानी बाएं हाथ में वही देखिए, बाएं हाथ दाएं हाथ में डिफरेंस क्या है, बाएं हाथ में है कि ये अंगूठा जो है ना ये बल की दिशा को इंगित करता है, और यहाँ पे बाएं हाथ में, दाएं हाथ में क्या होता है, ये जो अंगूठा होता है ना ये प्यारे बच्चों चालक की गति, यानी आपको याद रखना है कि अंगूठा जो होता है चालक की गति की ओर इशारा करते हैं, मोशन की तरफ इशारा करता है। बाकी सेम टू सेम डेफिनेशन लिखना। तो ये प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन आता है 2020, 2010, 2021, वो भी 2020 में आया था। तो ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गया होगा, एक बार बता दीजिए यस। अब देखिए कि आमीटर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। आमीटर हम आपको बताते हैं, कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं कि आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे आमीटर क्या होता है, तो समझिए कि वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पता चला कि इससे क्या मापा जाता है, आमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप बताएंगे सर जी इससे तो आप बता रहे हैं कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, ठीक है। इससे हम क्या मापते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल करंट मापते हैं, यानी विद्युत धारा मापते हैं। अब पूछ देगा कि आमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि इससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है, अर्थात यहाँ पे यंत्र से धारा मापी जाती है, यह यंत्र को आमीटर कहते हैं। अगर जिससे, आमीटर किसे कहते हैं, तो वैसा यंत्र जिससे धारा का मापन किया जाता है उसे हम लोग आमीटर कहते हैं। सिंपल सा लिख देना। आमीटर के द्वारा विद्युत धारा किसमें मापा जाता है, तो प्यारे बच्चों धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, कि कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा किसमें मापते हैं, एम्पियर मापते हैं। अब देखिए आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यह एक प्रकार का धारा मापी होता है, यानी यह धारा का मापन करता है। और परिपथ में इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, क्वेश्चन पूछ देगा कि आमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि इसको श्रेणी क्रम में। आमीटर को जोड़ा किस में जाता है, सिर्फ आमीटर को यहाँ पे समझिएगा कि जोड़ा किस में जाता है, तो आमीटर को जोड़ा जाता है सिर्फ, अगर पूछे कि आमीटर को वोल्टमीटर में पर धारा में यहाँ पे, पहले इसको समझिए तभी आपको समझ में आएगा। सिर्फ पूछे कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो एक धारा को मापता है, ठीक है। अब देखिए जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो संपूर्ण धारा आमीटर से होके गुजरती है, जिससे यह विद्युत धारा का क्या करता है, मापन करता है। चलिए यहाँ पे हम आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। देखिए ये क्या है हमारा आमीटर, आमीटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, आमीटर है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारा क्या है, आमीटर है। तो ये क्या है, परिपथ में किस क्रम में जोड़ा हुआ है, तो ये सिंपल सा श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। और जब विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होती है ना, तो प्यारे बच्चों ये क्या करता है, यहाँ पे ये मेजर करता है धारा को, यानी करंट को मापता है किसमें, तो करंट को ये मापता है किसमें, एम्पियर में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि करंट को किसमें मापता है, तो प्यारे बच्चों ये करंट यानी आई को किसमें मापेगा, एम्पियर में मापता है। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर रख लेना है। और देखिए इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, तो प्यारे बच्चों इसको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है कि धारा मापी को आमीटर में रूपांतरित करना हो। अब देखिए अब धारा मापी को आपको आमीटर में बदलना हो। सिंपल आपने ये पढ़ा कि आमीटर को हम किस में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन
अब आ गया कि धारा मापी को आपको आमीटर में बदलना है। तो धारा मापी को आमीटर में कैसे बदलते हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, निम्न प्रतिरोध लगाते हैं कि समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम में नहीं, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के हम लोग धारा मापी को आमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में ना समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के हम लोग धारा मापी को आमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि जो आमीटर होता है करंट मापता है, जिससे विद्युत धारा होके जाती है, करंट को मेजर करता है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। लेकिन बात आ जाए कि धारा मापी को आपको आमीटर में बदलना है तो कैसे बदलिएगा, तो प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, समानांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ के हम लोग धारा मापी को आमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि चल कुंडली धारा मापी को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आमीटर कहते हैं। चल कुंडली धारा मापी को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आमीटर कहते हैं। इसे प्यारे बच्चों याद रखने की धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली में समानांतर में निम्न, हम आपको बस इतना बताएं कि इसमें क्या करना है, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ना है। बस ये इंपोर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर धारा मापी को आपको आमीटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध लगा के हम धारा मापी को आमीटर में बदल सकते हैं। जबकि जो आमीटर परिपथ में जुड़ा रहता है वो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। लेकिन बात आ जाए कि धारा मापी को हमको आमीटर में बदलना है तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि धारा मापी को आमीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको शंट भी कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, शंट भी कह सकते हैं। जब धारा मापी आमीटर में बदल जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, शंट भी कहेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब शंट जो होता है प्यारे बच्चों, इसके दो उपयोग पूछा जाता है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शंट क्या है, तो शंट का प्रयोग प्यारे बच्चों धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसकी माप सीमा क्षेत्र बढ़ाने के लिए शंट का प्रयोग किया जाता है। तो शंट प्यारे बच्चों, शंट का प्रयोग क्या होता है कि माप सीमा क्षेत्र बढ़ाने के लिए किया जाता है, धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए किया जाता है, सब किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला उपयोग लिखिएगा कि इसका उपयोग सुग्राहिता में विद्युतीय, यहाँ पे देखिए धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। इसकी क्या किया जाता है, तो माप सीमा क्षेत्र भी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये लिख दीजिएगा। अब देखिए शंट के उपयोग से धारा को यहाँ पे क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है, तथा शंट के मान को बदलकर धारा मापी के परास को यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि बढ़ाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हार्ड वाला है, हम आपको सिंपल सा बता दिए कि अगर शंट के दो उपयोग पूछे, आपको लिखना है कि शंट लगाकर किसी धारा मापी की सुग्राहिता को हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बढ़ा सकते हैं। और शंट लगा के प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि माप सीमा भी प्यारे बच्चों, शंट लगा के हम किसी धारा मापी की यहाँ पे याद रखिएगा सुग्राहिता को घटा सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है कि शंट लगा के हम क्या कर सकते हैं कि माप सीमा क्षेत्र हम बढ़ा सकते हैं। धारा मापी की सुग्राहिता शंट लगाने से घटती है, लेकिन माप सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है। ये आपको क्लियर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे दो आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कि वोल्ट मीटर क्या होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, वोल्ट मीटर क्या होता है। हमने आमीटर पढ़ लिया कि आमीटर क्या होता है, एगो प्यारे बच्चों एगो डिवाइस होता है जिसको प्यारे बच्चों परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि वो क्या मापता है, धारा को मापता है एम्पियर में। तो ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर हमको धारा मापी को आमीटर में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको धारा मापी को आमीटर में बदलने के लिए समानांतर में निम्न प्रतिरोध लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, धारा मापी को आमीटर में बदल सकते हैं, जिसे हम एक प्रकार का शंट भी बोलते हैं। और शंट के दो उपयोग हमने क्या पढ़े कि शंट लगा के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यहाँ पे जो डिवाइस होता है, यानी शंट लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसकी माप सीमा क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी सुग्राहिता हम घटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर क्या है, तो यह यहाँ देखिए यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया कि वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो हम आपको ऑब्जेक्टिव में पढ़ाते हैं कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो प्यारे बच्चों विभवांतर क्या मापता है, तो प्यारे बच्चों ये विभवांतर को मापता है, दो बिंदुओं के बीच के विभव को ये प्यारे बच्चों क्या करता है, मापता है। तो देखिए यह यंत्र क्या है, एक विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव को ये मेजर करता है। किसमें, तो प्यारे बच्चों विभवांतर में। तो याद रखना है, अर्थात विभवांतर मापा जाता है। इस यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर द्वारा यहाँ पे विभवांतर वोल्ट में मापा जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को किस में, वोल्ट में मापा जाता है। ये भी आपको पता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, अनंत होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है।
कि जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों, शून्य होता है। तो ये भी हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं, तो ये भी साथ में आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए कि धारा मापी को अब हमको क्या करना है, वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। हमने धारा मापी को एमीटर में कैसे किया, तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध लगा गए। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमको करना है कि अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। तो वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे धारा मापी को, तो हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। क्या, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा के हम धारा मापी को क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। उच्च प्रतिरोध लगाने का कारण यही कि इसका प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रतिरोध अनंत होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो धारा मापी यहाँ पे याद रखना है कि वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी कुंडली में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को कुंडली में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक बात और पता चली कि अगर पूछा जाए कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो उस समय आपको याद रखना है कि इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और आमीटर क्या करता है, धारा को मापता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये उल्टा होता है, यहाँ पे याद रखना कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे, तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा के, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा के हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं, जबकि ये परिपथ में समानांतर क्रम में ही जुड़ा रहता है, क्योंकि ये दो बिंदुओं के बीच के विभव को मापता है। और इसके प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे सभी बच्चे ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बचा है प्यारे बच्चों क्या, साइक्लोटोन। तो इसको हम सब्जेक्टिव में खत्म कर देंगे, एक दो पॉइंट छूटा है जिसको हम लोग सब्जेक्टिव में खत्म कर देंगे, बाकी मेन पॉइंट सारा यहाँ पे डेरिवेशन वाला भी हो गया है, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया है, लॉरेंज बल का जो फॉर्मूला होता है उसका सत्यापन भी हो गया है, सारा चीज हम करा चुके हैं, एम्पियर का परिपथ भी नियम हो गया है। अब यहाँ पे बचा है साइक्लोटोन। तो प्यारे बच्चों उसको सब्जेक्टिव में क्लियर कर लिया जाएगा, बाकी अब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये तीसरा पार्ट था इसका, दूसरा पार्ट में बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, नहीं किए होंगे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब देखिए क्लास तो खत्म हो गया, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कीजिए। और यहाँ पे प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज और पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए 499 में आपको मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज किस में मिलेगा, 199 में मिलेगा। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 62 99 24 89 35, आप इस पे दोनों लेना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप हमारे पास कॉल कीजिए और प्यारे बच्चों फटाफट से ये ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में 2 बजे वाली, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।